साथियों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों आप सभी की डिमांड पर रेलवे साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के पूरे 100 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आरआरबी जेई, देखिए आरआरबी जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी सभी एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आज का ये क्लास कंप्लीट देखना है। मैंने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिया है जो कि आपसे डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका आने वाला रेलवे का एग्जाम कौन सा है, जिससे ये आइडिया लग सके कि अभी आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही कम समय में हम लोग ये पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। ध्यान से देखिएगा। तो साथियों देखिए, जो बड़ी आंत होती है ना, इसकी चौड़ाई अधिक होती है और इसकी लंबाई कम होती है। किसकी अपेक्षा? तो छोटी आंत की अपेक्षा। तो याद रखना, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। और यहां अगर आपसे छोटी आंत की लंबाई पूछ ले तो लगभग 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है छोटी आंत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीभ का कार्य क्या होता है। मुंह में जो जीभ होता है ना, उसका कार्य आपसे पूछा है कि जीभ का कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है भोजन में लाला रस को मिलाने में, बिल्कुल सही है। भोजन को निगलने में भी सहायता करता है, ये भी सही है। भोजन के स्वाद को अनुभव करने में, भाई भोजन के स्वाद का अनुभव कहां से होता है? ये तो जीभ से ही होता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना यह विखंडन कहलाता है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, विखंडन। जलीय प्राणी कौन कौन से हैं, यानी इनमें से कौन सा जलीय प्राणी है ये आपको चुनना है। देखिए जलीय प्राणी साथियों ये तो सभी हैं भाई, मछली भी जलीय प्राणी है, कछुआ भी जलीय प्राणी है, मगरमच्छ भी जलीय प्राणी है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। साथियों फिजिक्स के विविध से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? देखिए राइट होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो विद्युत बल्ब का। याद रखेंगे। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 ही तो टर्मिनल होते हैं ना। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 टर्मिनल। आगे देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वो होता है सूर्य। याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जलीय वनस्पति कौन सा है? इनमें से जलीय वनस्पति का उदाहरण आपको बताना है। देखिए हाइड्रीला, कमल, ये दोनों तो जल में ही उगने वाला वनस्पति है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा उपयुक्त दोनों, हाइड्रीला और कमल, ये दोनों ही जलीय वनस्पति है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मरुस्थलीय वनस्पति का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए बरगद, कमल, नीम, ये सभी जो है आप सभी जानते हैं कि कमल जो है ये पानी में खिलता है। नीम और बरगद का पेड़ आप आम जगह पर देख सकते हैं, लेकिन ग्वारपाठा जो है, ये ग्वारपाठा एक ऐसी वनस्पति है जिसको आप अपने आसपास नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको मरुस्थल में यानी रेगिस्तान में जाना पड़ेगा। तो भाई मरुस्थलीय वनस्पति यानी जीरोफाइट जिसको हम बोलते हैं। देखिए तो ये जो जीरोफाइट पौधा होता है ग्वारपाठा, याद रखेंगे। आगे देखिए, पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं किससे? भाई पत्तियां जो हैं कांटों में रूपांतरित होती हैं, यानी किस प्रकार के पौधों में जो पत्तियां होती हैं उसके चारों ओर कांटे होते हैं? बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो आप बोलोगे सर ये तो रेगिस्तानी पौधे में होता है, जैसे कि कैक्टस है ना। तो देखो करेक्ट आएगा यहाँ आपका मरुद्भिद, जीरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा मरुद्भिद में। मलेरिया रोग का कारण क्या है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो मलेरिया रोग का जो कारण है वो आपसे पूछा जा रहा है क्या है? तो मलेरिया रोग का कारण है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए।
प्लाज्मोडियम के कारण होता है ना मलेरिया। अगर पूछेगा किस मच्छर से, तो याद रखिए मादा एनाफिलीज मच्छर से। साइंस के साथियों ये देखिए रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस अभी आएगा। बहुत हार्ड मॉडरेट क्वेश्चंस आपको अभी करवाने वाले हैं एनसीईआरटी के। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है, इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है। तो साफ साफ यहाँ आपको दिख रहा है कि देखिए ये सभी जितनी भी बीमारियां दिख रही है ये सभी वायरस जनित है। एड्स, पोलियो, खसरा, उपरोक्त सभी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए हिमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री होती हैं, परंतु यह रोग नहीं होता है किसको, स्त्री को। देखिए हिमोफीलिया जो रोग है ना इसकी वाहक तो स्त्री होती है, लेकिन हिमोफीलिया रोग कभी भी स्त्री को नहीं होता है। याद रखना, लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए किस रोग के हो जाने पर चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। भाई इनमें से कौन सा रोग है अगर हो जाएगा तो अगर कहीं पर चोट लग जाएगा उससे ब्लड निकलेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो हिमोफीलिया में ही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अल्ट्रासोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो भाई अल्ट्रासोनोग्राफी में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आप बोलोगे सर पराश्रवी तरंगों का, अल्ट्रावायलेट नहीं, पराश्रवी तरंगों का। राइट है, ऑप्शन नंबर है पराश्रवी। फिर से एक बार पढ़िए, अल्ट्रासोनोग्राफी में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो पराश्रवी तरंगों का। नेक्स्ट है शिशु लिंग का पता लगाने में प्रयुक्त किया जाता है क्या। शिशु लिंग का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है। आप बोलोगे सर अल्ट्रासोनोग्राफी का, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपयोग यानी ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो हृदय पेशी क्षति को ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, हृदय पेशी क्षति को ज्ञात करने के लिए। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का प्रारूप किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट है भोजन के पाचन हेतु आवश्यक तत्व क्या होता है। भाई भोजन को पचाने में इनमें से कौन सा तत्व है जो आवश्यक होता है। आप बोलोगे सर एंजाइम्स होते हैं, बिल्कुल एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों का जो मूत्र होता है उसमें प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो यहां पर आप कभी भी जो है साथियों देखिए कभी भी यूरिक अम्ल नहीं बताना, यूरिया बताना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, यूरिया। और अगर आपसे पूछे कि मूत्र में जो एक विशेष प्रकार का गंध आता है वो किसके कारण आता है, तो फिर आपका आंसर होगा अमोनिया के कारण। ये दोनों बातें याद रखने हैं। आगे देखिए विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस में होती है। तो विटामिन ए की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि गाजर, पपीता, इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ठीक है। याद रखिए ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है। अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए वृषण ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। तो वृषण ग्रंथियां ये पुरुषों में पाया जाता है और पुरुषों के द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है। आप बोलोगे सर टेस्टोस्टेरोन होता है, बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन, ये वृषण ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। तो एक शाकाहारी को यानी जो मीट मछली नहीं खाएगा, ठीक है, उनको जो है अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलेगा। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए, दूध से, है ना, दूध से ही मिलेगा ना फास्फोरस भाई शाकाहारी को, ऑप्शन नंबर ए। सोयाबीन से प्रोटीन मिलेगा, दूध से फास्फोरस मिलेगा। आगे देखिए रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रडार का जो उपयोग हम करते हैं वो जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। डायबिटीज बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह कौन सी है। तो डायबिटीज बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज, ऑप्शन नंबर ए।
रोग, इनमें से कौन सा रोग है जो पानी के माध्यम से होता है? आप बोलोगे सर हैजा। हैजा जो है जल जनित रोग है या जलजन्य रोग है। नेक्स्ट है आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आर्द्रता। ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता को हम मापते हैं हाइग्रोमीटर में। ठीक है, और आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं? तो आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर में। घनत्व को, है ना, घनत्व को किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर में। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में, याद रखिएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न कौन करता है? तो मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अभी मैंने बताया था ना, मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला रेलगाड़ियों में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का प्रयोग होता है किसके लिए? देखिए, रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? तो पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए। याद रखना, रेलगाड़ियों में पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो डायनेमोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए, नियॉन लैंप का आविष्कार किया था जॉर्जस। देखिए, जॉर्जस क्लाड ने। जॉर्जस क्लाड करेक्ट आंसर होगा। जॉर्जस क्लॉड या क्लाड भी इसको आप पढ़ सकते हैं, याद रखना। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया से घड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? देखिए, चाबी भरी घड़ी में याद रखना हमेशा स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, याद रखना। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है जिससे क्या हो? तो पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है अपने स्थायित्व यानी स्थिरता में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे क्या होता है? तो समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे, साथियों देखिए, गहराई, जैसे जैसे गहराई जो है वो आपका देखो, गहराई जैसे जैसे आप जाओगे ना, उसमें खारापन जो है वो खारापन में जो है वृद्धि होगी। तो गहराई बढ़ती है और खारापन में भी बढ़ोतरी होती है। तो याद रखिए, जैसे जैसे गहराई में वृद्धि होगी खारापन भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। गहराई में वृद्धि और खारापन में भी वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। तब जो है पानी का घनत्व बढ़ जाएगा, समुद्र के पानी का। अगला, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल की वह परत कौन सी है जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है? उसको बोलते हैं हम आयनमंडल यानी आयोनोस्फीयर। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या हो? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाता है। सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आप बोलोगे सर समतल दर्पण तो हमेशा जो है ना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर बी। दंत चिकित्सक का दर्पण कौन सा होता है? दंत चिकित्सक जो होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि जो उत्पन्न होती है इसका कारण है क्या? तो ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ध्वनि का परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो विद्युत चुंबकों के बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा पदार्थ है जो विद्युत चुंबकों के बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो विद्युत चुंबकों को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? याद रखिएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो आपका माफ करना पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो आप बोलोगे सर नर्म लोहा होता है यानी सॉफ्ट आयरन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? अब देखिए, विटामिनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक याद रखना आप ADE ठीक है, इसको आप कीड़ा भी बोल सकते हैं, कीड़ा से भी याद रख सकते हैं, कीड़ा से ऐसे KEDA। ये जो होता है आपका वसा में घुलने वाला विटामिन होता है, वसा में। और जल में जो घुलने वाला विटामिन होता है जल में, वो होता है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो देखिए A, D और K ये देखिए इसी के अंतर्गत आता है जो कि वसा में घुलने वाला विटामिन होता है। बच के रह गया विटामिन बी। विटामिन बी जो है ये आपका जल में घुलने वाला विटामिन होता है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या होता है? भाई, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो सुरक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर को? तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो भाई विटामिन और खनिज, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन्स और मिनरल्स जो होता है ना, विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो करेक्ट आएगा विटामिन्स एवं खनिज, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता अधिक होता है? तो वेदने वाली क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? आप बोलोगे सर गामा किरण की होती है। बिल्कुल, गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? सूर्य में जो ऊर्जा पैदा होती है वो नाभिकीय संलयन से होती है ना। तो नाभिकीय संलयन यानी यहाँ हम बोल सकते हैं नाभिकीय संलयन, या फिर यहाँ हम बोल सकते हैं हीलियम का संलयन, ठीक है। हीलियम नहीं होगा, हाइड्रोजन का संलयन होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और बाकी अगर ऑप्शन में नाभिकीय संलयन दिया रहे तो ये आपका आंसर होगा। आगे देखिए, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? याद रखना, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, ये सभी जो है मानव शरीर के आंख को प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? मानव शरीर में विटामिन ए जो है ना, ये कहाँ पर संचित रहता है? आप बोलोगे सर विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। यहीं अगर विटामिन आपसे ई पूछे, ठीक है, कि मानव शरीर में विटामिन ई जो है, ठीक है, देखिए विटामिन के अगर पूछ ले कि विटामिन के जो है, या फिर विटामिन के कहाँ पर आपका जो है संचित रहता है, तो आप बोलोगे सर विटामिन के या विटामिन ई, ये आंत है ना, आंत में संचित रहता है विटामिन के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केवल विटामिन के को आपको याद रखना है। विटामिन के क्या बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आंत में जो है ना आपका पाया जाता है, आंत में संचित रहता है, ठीक है। देखिए विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन बोला जाता है, ये याद रखना। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है या बांझापन की समस्या होती है, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर वृक्क में यानी किडनी में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वायुमंडलीय दाब, हाँ ठीक है, बैरोमीटर होगा ना, वायुमंडल द्रव घनत्व मापी नहीं होगा, यहाँ पर ये गलती से टाइप हो गया है। अगला है, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जब ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, याद रखना। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो देखिए समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए जो उपकरण प्रयुक्त करते हैं वह है सोनार, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करती है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, बोलोगे सर मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम से उदय होता है, यानी वहाँ कौन सा ग्रह है जिसमें सूर्य जो है भाई वो पश्चिम से उदय होता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा यूरेनस में, यानी अरुण ग्रह में, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन होता है सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण नहीं होती है? देखिए खसरा, सार्स, चेचक, ये सभी वायरस जनित रोग है, लेकिन टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए? यानी तुरंत ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए? आप बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से सबसे तुरंत जो है ना, कार्बोहाइड्रेट तुरंत जो है ग्लूकोज प्रदान करके एथलीट को तुरंत ऊर्जा देता है, तो करेक्ट आएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला, दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। रिएक्टर स्केल भी पूछे तो रिएक्टर स्केल से भी भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाला जो उपकरण होता है वो होता है साथियों एक्टियोमीटर, याद रखेंगे सभी, है ना। क्या होता है भाई? एक्टियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार विलियम रॉन्टगन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? देखिए खाद्य ऊर्जा को किससे मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं, ऑप्शन नंबर एक कैलोरी। सर सीवी रमन को उनके इनमें से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को प्रकाश की प्रकीर्णन के आधार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, याद रखना सभी साथी।
चलिए आगे देखिएगा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी पुणे में। अगला है बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। अब देखिए बेरी नामक जो रोग है ये विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से होता है। इस रोग में होता क्या है साथियों? अगर आपसे पूछ ले कि बेरी बीमारी में इसका लक्षण क्या होता है, तो देखिए बेरी रोग में क्या होता है, जो आपकी मसल्स होती है ना साथियों, मांसपेशियां, वो बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशी कमजोर हो जाती है जिस वजह से आपको जो है ताकत नहीं मिल पाती है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है? तो श्वसन प्रक्रम में वायु के किस घटक का प्रयोग होता है? आप बोलोगे सर यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माफ करना यार, श्वसन प्रक्रम में ऑक्सीजन का ना, मनुष्यों में ऑक्सीजन का श्वसन प्रक्रम में वायु के किस घटक का प्रयोग होता है? कौन सा वायु का कौन सा वो घटक है जिसको सांस लेते हैं तब ग्रहण करते हैं? तो ऑक्सीजन का। चलिए आगे देखिए, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट को माना जाता है, ऑप्शन नंबर एक कंपोस्ट। नेक्स्ट है वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है। तो विटामिन B12 जिसमें धातु आयन होता है, कोबाल्ट पाया जाता है ना इसमें, तो राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त होता है? महासागरों से यानी सागरों से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त होता है, आसवन विधि, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होती है। तो इनमें से वो कौन सी प्रतिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित नहीं होती है? आप बोलोगे सर दहन, श्वसन, किण्वन, इन तीनों में कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्सर्जित होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं अवशोषित होती है। तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल करेक्ट होगा। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? आप बोलोगे सर तांबा धातु, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। पीएच प्रदर्शित करता है क्या? तो पीएच जो है किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता को प्रदर्शित करता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं किसके द्वारा? तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाप आंगर गैस है ना, भाप आंगर गैस या फिर जल गैस का रासायनिक रूप क्या है, तो क्या बताओगे? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, याद रखिएगा, इसको भाप आंगर गैस और जल गैस दोनों ही बोला जाता है। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो लौह अयस्क से लोहे का जो उत्पादन होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट है अपचयन विधि के द्वारा, अपचयन, ठीक है। अगला है जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो इनमें से कौन सा यौगिक है जो जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है? देखिए राइट आंसर क्या होगा? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है ये जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है। बाकी शर्करा, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा ये सभी जो है जल के साथ स्वच्छ विलयन बनाता है, बेंजोइक अम्ल नहीं बनाता है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस, देखिए शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली, जब भी किण्वन से बनने वाली गैस पूछे आपको कार्बन डाइऑक्साइड आंसर कर देना है और आगे बढ़ जाना है। आगे देखिए डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो भाई डोलोमाइट के बारे में पूछा जा रहा है, तो डोलोमाइट तो मैग्नीशियम का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मैग्नीशियम। आगे देखिए वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल क्या होता है? तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो देखिए राइट आंसर यहाँ आपका क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अपचयन, यहाँ ऑक्सीकरण नहीं, अपचयन यहाँ भी होता है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो यहाँ भी अपचयन होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो भाई हाइड्रोजन के तो 3 समस्थानिक होते हैं साथियों, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में से एक आपका होता है साथियों, देखिए एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए तो यहाँ आप क्या बताओगे कि सर 3 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। खाद्य परिरक्षण या खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा खाद्य परिरक्षण या परीक्षण के रूप में सर्वाधिक
उपयोग में लाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? तो हाइपो का रासायनिक रूप पूछा है भाई। हाइपो का रासायनिक रूप क्या होता है? आप बोलोगे सर सोडियम थियोसल्फेट या थायोसल्फेट इसको हम बोलते हैं। तो फोटोग्राफी में काम आने वाला जो हाइपो होता है इसका रासायनिक रूप होता है सोडियम थायोसल्फेट। एस्पिरिन का रासायनिक संगठक क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक संगठक क्या होता है, या एस्पिरिन इनमें से किस रसायन का संगठक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए एस्पिरिन जो है ना एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का संगठन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सर्वाधिक आघातवर्धीयता धातु, आघातवर्धीयता यानी जिसको हम पीट कर पत्थर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे अधिक आघातवर्धीयता धातु कौन सा होता है? आप बोलोगे सर सोना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, सोना, जिसको हम पीट कर बहुत ही ज्यादा पतला कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या होता है? तो हरी सब्जियां। ऑप्शन नंबर बी। गैसोलीन को निम्नलिखित के मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है। देखिए गैसोलीन को इनमें से किससे मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो याद रखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर एथिल अल्कोहल से, ठीक है। गैसोलीन को एथिल अल्कोहल से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जा सकता है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ, देखिए भोजन को जब हम पकाते हैं तो सबसे अधिक नष्ट होता है विटामिन्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिए विटामिन्स, ठीक है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? जो जल आसानी से झाग नहीं देता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साथियों कठोर जल। कठोर जल जो होता है ये आसानी से झाग नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है? तो निकोटीन होता है, निकोटीन। ऑप्शन नंबर सी। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई होती है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रेकत्व की यूनिट क्या होती है? तो प्रेकत्व की यूनिट होती है साथियों हेनरी। ऑप्शन नंबर डी। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मछली पालने की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? इसको देखिए इसको जो है पीसी कल्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, पीसी कल्चर। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है इसको क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसको गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गुरुत्व केंद्र। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने में होता है? देखिएगा मैनोमीटर यंत्र का उपयोग जो है ना साथियों किसे मापने में करते हैं? तो गैसों का दाब मापने में। नेक्स्ट है कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एंटोमोलॉजी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो साथियों आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है भाई? याद रखिए जोसेफ लिस्टर को, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर, जिसको आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? देखिए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? आप बोलोगे सर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रबड़ के बल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है? देखिए रबड़ के बल्कनाइजेशन में जो प्रयुक्त होने वाला तत्व होता है वो होता है साथियों सल्फर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे क्लास में। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आया है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा है। वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।